माननीय अध्यक्ष जी, आपके तरफ से महिला दिवस की बधाई होने जा रही है। माननीय सदस्यगण, संपूर्ण विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे राज्य की राज्यपाल तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री भी महिला हैं। साथ ही इस विधानसभा में कुल 14 महिला सदस्य निर्वाचित होकर आई हैं। मैं आप सभी को, सम्मानीय महिला सदस्यों को इस अवसर पर बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोविड-19 के वैश्विक परिदृश्य में भविष्य में महिला नेतृत्व को समान अवसर प्रदान होना, यह विषय आज के इस दिवस के लिए निर्धारित है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी से निपटने हेतु शासन द्वारा किए गए विभिन्न उपायों को लागू करने में देश एवं विश्व की सभी महिलाओं ने अपनी पूरी भागीदारिता, पूरी निष्ठा दिखाई है। इस अवसर पर मैं संत कबीर जी की पंक्तियों का उल्लेख करना प्रासंगिक समझता हूँ कि नारी निंदा न करो, नारी रतन की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। इसलिए नारी का सम्मान करते हुए आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हम महिलाओं को पूर्ण सम्मान देंगे। पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हाँ। माननीय सदस्यगण, समूचे विश्व में राष्ट्रकुल दिवस प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। तदनुसार आज सोमवार दिनांक 8 मार्च को राष्ट्रकुल दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रकुल देशों ने संबद्धता, रचनात्मकता एवं रूपांतरण, समभविष्य का सृजन को राष्ट्रकुल दिवस का विषय निर्धारित किया है। राष्ट्रकुल देश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे 53 स्वतंत्र देशों का एक संघ है, जिसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के देश शामिल हैं। विश्व की लगभग 1/3 आबादी राष्ट्रकुल के सम्मिलित है। यह राष्ट्रकुल विभिन्न धर्मों, जाति, संस्कृति, संप्रदाय एवं परंपराओं के नागरिकों का समूह है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। राष्ट्रकुल देशों की सफलता का आधार मानवता, सद्भावना, सम्मान, परस्पर एकता, भाईचारा से ओतप्रोत समुदाय की रचना करते हुए विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना का दृढ़ संकल्प है। यही हमारे गौरवशाली अतीत, सुनहरे भविष्य, हमारी उन्नति एवं समावेशी विकास का मुख्य आधार है। आइए हम सब संबद्धता, रचनात्मकता एवं रूपांतरण, समभविष्य का सृजन विषय के मूल मंत्र को मानते हुए राष्ट्र कुल दिवस के अवसर पर यह संकल्प लें कि राष्ट्रकुल देशों के बीच समानता, मानवीयता, संवेदनशीलता, परस्पर सहयोग, समन्वय, शांति, एकता से परिपूर्ण विकासशील समाज के निर्माण एवं विश्व बंधुत्व की भावना और वर्तमान एवं भविष्य की समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आप सभी सम्मानित सदस्यों को पुनश्च राष्ट्रकुल दिवस की हार्दिक बधाई। पत्रकारों हेतु विधानसभा स्थित समिति कक्ष क्रमांक 1 में दिनांक 8 मार्च 21 को नेत्र एवं आयुर्वेदिक नाड़ी परीक्षण शिविर आयोजित है। कृपया पत्रकारगण 11 से 3 बजे के बीच इसका लाभ ले सकते हैं। प्रश्नोत्तर सूची, प्रश्नोत्तर काल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में आज हमारी देश की महिलाएं और विश्व की महिलाएं सभी जगह अच्छी ख्याति प्राप्त कर रही है। आज महिलाएं
स्पेस में जा रही हैं, हमारे देश में बड़े बड़े काम कर रही हैं। तो निश्चित रूप से इस अवसर पर मैं सभी महिलाओं को और आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कांग्रेस विधायक दल की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इस देश के हम सतयुग से लेकर के द्वापर, त्रेता, कलयुग अनादिकाल से महिलाओं के जो यहाँ पर वर्चस्व और उनकी जो भूमिका रही है, आज़ादी के बाद में भी महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। और उस भूमिका के साथ में जब आज़ादी मिली तो नेतृत्व करने का और इस देश के विकास, साथ ही आज जिस प्रकार से महिलाएं पुरुषों से कदम मिला करके काम कर रही है, जमीन से लेकर के अंतरिक्ष तक, निश्चित रूप से ये गौरव का विषय है। और इस अवसर पर मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, सुख समृद्धि की कामना करते हुए कि इस देश के विकास में आपकी सतत भूमिका हो, इसी के साथ में मैं उनको पुनः बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। कोई महिला दिवस में बधाई देने के लिए तैयार नहीं है? मैं अपने साथी सभी कांग्रेस की महिला विधायकों को बहुत बधाई देते हुए, सभी महिलाओं को, कांग्रेस के नहीं सभी महिलाओं को, मेरे को रंजना भी नहीं दिख रही थी, इंदु भी नहीं दिख रही थी, आंटी भी नहीं दिख रही थी, अब भी इंदु आई है, सभी कांग्रेस महिला सदस्यों को फिर से सॉरी सभी महिला विधायकों को। ऐसे ही होगा भैया, जब संसदीय सचिव बना के बोलने नहीं देंगे तो बोलना भूल जाएंगे। मंत्री जी ने तो महिला दिवस की बधाई मुझे दी है, आप माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ विधानसभा में मैं सभी सदस्यों और माननीय विधायकों को बहुत बहुत बधाई देती हूं और मैं आशा करती हूं कि जेंडर असमानता को ख़त्म करते हुए महिला को सशक्त बनाने के लिए आप सब लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देती हूं और हम सब महिलाएं मिलकर भारत को महाशक्ति बनाने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। संदीप साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस सदन के सभी सदस्य को, आदरणीय मंत्रीगण को, अधिकारीगण को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ और छोटी शायरी मांगना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, बेटियां पक्षी होती है पर पंख नहीं होती, बेटियां पक्षी होती है पर पंख नहीं होती। मायका बोलती है कि बेटी बाढ़ गई है, मायका कहती है कि बेटी बाढ़ गई है, ससुराल कहती है पराए घर से आई है, ससुराल कहती है पराए घर से आई है। तो हे खुदा आप ही बताइए, बेटियों का घर होती है कहाँ, बेटियों का घर होती है कहाँ। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट उत्तरी को बोल देने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं भी सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। सब सदन के सभी मंत्रीगण को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ और मेरे दीदी मंत्री जी को भी बहुत बहुत दिल से बधाई और शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं एक कविता कहना चाहती हूँ। हिंदू बन जा रहे। मैं पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे विश्व के समस्त महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही एक पंक्ति भी बोलना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय जी, कि दुनिया की पहचान है नारी, हर घर की माँ, बेटी, बहन बनकर शान है नारी। इसे कमजोर मत समझो, इसे कमजोर मत समझो, हर रिश्तों की मर्यादा और सम्मान है नारी। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को और छत्तीसगढ़ के सारे महिलाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूं, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। पर जो यूनाइटेड नेशन में जो अधिकार नहीं था, पहले महिलाओं को मतदान देने का अधिकार नहीं था, परंतु हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे देश की महिलाएं बहुत सौभाग्यशाली की आज़ादी के बाद से ही हम सबको वोट देने का अधिकार था और समान था। जो और अन्य देशों में तो महिलाओं को समान अधिकार भी नहीं था, वहाँ अपने अधिकार के लिए उन्हें लड़ना पड़ा। परंतु हम सब भारत देश की नारियां बहुत
किस्मत है, अच्छी है हम लोगों की, जो आप सब ने हम लोगों का साथ दे के, सहयोग दे के, हम सबको कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के बराबर काम करने का जो अधिकार हम सबको दिया है। इसलिए आप सबको और पूरे हमारे देश के जितने भी वरिष्ठ महापुरुष हैं उन सबको भी मैं बधाई देना चाहती हूं कि जो हम सबको समान अधिकार दिए, और खासकर हमारी छत्तीसगढ़ की महिलाएं और सशक्त और स्वावलंबन है। वो तो यहाँ तक कि खेती के काम से लेके, जमीन के काम से लेके, आज खेल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह अपनी परचम लहराई हैं। इसलिए मैं हमारे छत्तीसगढ़ की बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ, और मेरी सरकार और मेरा विभाग हमेशा उनके साथ के लिए खड़ी रहेंगी। बहुत बहुत अध्यक्ष धन्यवाद। महोदय, मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। एक कविता सुनाना गुलाब कमरो, गुलाब कमरो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न करता हूं, इसलिए मुझे अवसर नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज महिला दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैंने जानकारी चाही थी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में डाटा ऑपरेटर से MIC प्रशासक में विगत 11 साल से अभी तक पदोन्नति नहीं की गई है। मैंने माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहा था, क्योंकि 11 साल से पदोन्नति नहीं होने से आज टीचर और शिक्षा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उनके पद MIC प्रशासक है, उनके पद पर टीचर काम कर रहे हैं, जिसके कारण शिक्षा प्रभावित हो रहा है। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि वर्ष 2009 की भर्ती नियम एवं संशोधित नियम 2010 में 100% पदोन्नति का प्रावधान था, लेकिन आपने 11 साल पूरे हो गए, अभी तक पदोन्नति क्यों नहीं किया गया, किस कारण से नहीं किया गया? प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं प्रश्न ही कर रहा हूं कि 11 साल हो गए, अभी तक आखिर पदोन्नति क्यों नहीं किया गया? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इसके कितना पद उसमें स्वीकृत हुए हैं और कितना पद उसमें कार्यरत हैं, तो मैंने बताया था कि 25 पद हैं, उसमें 12 पद में काम कर रहे हैं और 3 पद उसमें अभी रिक्त हैं। इसमें चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय प्रमोशन पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इसमें रोक लगाई गई थी, और अभी समान प्रशासन विभाग के पास ये अभी विचाराधीन है, और जनवरी 2021 में इसकी अनुमति मिली है, और इसको हम लोग आगे जैसी परिस्थिति होगी कार्रवाई में करेंगे। कमरो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बस इतना ही चाहता हूं कि जैसे उसी भर्ती नियम और उसी पदोन्नति नियम में अन्य विभाग में पदोन्नति किया गया है, तो माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि उसकी पदोन्नति की कार्रवाई की जाए, ताकि जो टीचर हमारे लगे हुए हैं, जो शिक्षा का काम देखते 11 साल से जो अपनी शिक्षा कार्य से वंचित होकर वो दूसरा काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से पदोन्नति की कार्रवाई कर दें, क्योंकि 11 साल हो गया। माननीय मंत्री जी ने जानकारी दिया है कि कोविड है, कोविड तो अभी 1 साल से है, 11 साल हो गए, कोविड अभी 1 साल से कर रहा है। आपके माध्यम से चाहूंगा कि इनकी पदोन्नति हो जाए, जल्दी हो जाए। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबकी चिंता है कि जल्दी हो जाए, और इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसमें, और चूंकि कोविड के कारण बहुत से बैठ के नहीं हुई, अभी परमिशन उसमें मिला है बात आपके GD से, उसमें करेंगे आगे। ठीक है, धन्यवाद। सौरभ सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जांजगीर चांपा जिले के 2 वन ग्राम कटरा और डोंगरी पेंड्री को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने का जवाब दिया है, और उन्होंने एक जवाब दिया है कि भू अधिकार अभिलेख में वन भूमि के पट्टा धारकों का नाम इंद्राज कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किस खसरा नंबर में कितने वन भूमि पट्टा के किसानों का नाम इंद्राज किया गया है, किस खसरा नंबर में और कितने लोगों का? अध्यक्ष जी, अब एकदम खसरा नंबर की जानकारी तभी देना संभव नहीं है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन जो दोनों गांवों के बारे में आपने प्रश्न किया है, जिस प्रकार से विभाग ने उत्तर दिया है, 16 में नक्शा एवं भू अभिलेखों का हस्तांतरण
अब जिन खसरा में रहा होगा और 16 में उसको इंदराज किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, एक भी किसान का नाम इंदराज नहीं किया गया है और ऐसे किसान को ना धान का पंजीयन हो रहा है, ना सरकार की कोई योजना का लाभ मिल रहा है, ना खाद मिल रहा है, ना बीज मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि नहीं हुआ है और इस पर पूरी जांच की आवश्यकता है। छोटे छोटे से 2 वन ग्राम है और जिनको वन अधिकार का पट्टा मिला था। मैं आपके माध्यम से जांच की आवश्यकता है। अधिकारी लोग यहाँ पर जो जानकारी दे रहे हैं और सत्य जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, जांच करा लीजिएगा माननीय मंत्री जी। जांच की जरूरत नहीं है अध्यक्ष जी। माननीय विधायक जी अगर चाहते हैं, जिन गांवों का आपने जिक्र किया, कटरा और डोंगी पेंड्री, विभाग ने तो उत्तर दिया है कि भू अभिलेखों का हस्तांतरण कर दिया गया है राजस्व विभाग को। अब उसको इंदराज किया है कि नहीं, खसरा वार और किसान के वार। आप कह रहे हैं कि निश्चित रूप से अगर नहीं किया गया होगा तो किसानों को तकलीफ है, उसका पंजीयन नहीं होगा, उनकी धान की बिक्री नहीं होगी। लेकिन अभी ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि ऐसे किसानों का भी जो फॉरेस्ट लैंड में भी खेती करते हैं उसको भी किया जाएगा। ये तो अब राजस्व भूमि दर्ज हो गया, क्यों नहीं किया जाएगा? मैं जिला कलेक्टर को निर्देश दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके साथ बैठ करके इन गाँवों में जो ये प्रॉब्लम है उसको दूर करें, किसानों का पंजीयन कराएं, वो जो खसरा में दर्ज करना है उसके लिए समुचित कार्यवाही करें और किसानों को सुविधा मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है और इन गांवों में मिसल उपलब्ध नहीं है, तो जो जाति प्रमाण पत्र है वो किस आधार पर बनेगा मंत्री जी? 1 ग्राम से राजस्व ग्राम हुए और राजस्व ग्राम हुए तो वहां पर मिसल उपलब्ध नहीं है, तो जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत समस्या है। एक मिनट, मैं देता हूँ जवाब। माननीय सौरभ जी, मैं जानता हूं कि संयुक्त जिम्मेदारी है मंत्रिमंडल की, मगर अचानक जय सिंह जी को कोरोना आ चुका है, इसलिए चलते चलते उनको प्रभार मिला गया। ऐसे क्लिष्ट प्रश्न ना करें कि माननीय मंत्री जी उसका नहीं, लेकिन इसका भी उत्तर है। माननीय अध्यक्ष जी, सौरभ जी बैठिएगा। अब ये मिसल की बात है, फॉरेस्ट लैंड में मिसल तो बन नहीं सकता, आप भी समझते, मैं भी समझता हूं। लेकिन जैसे ही लैंड ट्रांसफर रेवेन्यू को होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जाति प्रमाण पत्र को जोड़ करके आपने मिसल का प्रश्न किया है, तो मिसल के अलावा भी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरकार के आदेश है, 2-3 अन्य विकल्प हैं, उसके आधार पर बनाया जाएगा। लेकिन आपका और कोई सुझाव होगा तो उसको हम लोग अमल करेंगे। धन्यवाद। चंदन कश्यप जी। चंदन कश्यप। रजनीश कुमार / धर्मलाल कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, कि उर्फ लिखा, क्या लिखा है इसमें? रजनीश कुमार कोष्टक में धर्मलाल कौशिक का क्या अर्थ होता है? उर्फ बोला आपने? नहीं समझ पा रहा हूं ना। इससे माननीय अध्यक्ष जी, आपने केवल रजनीश जी का नाम लेकर के धर्म भैया का नाम लिया, इससे ये साबित हो रहा है कि केवल यही दोनों एक हैं, बाकी सब आउट हैं, समझ लीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बारदाना खरीदी को लेकर के प्रश्न किया था और मैंने पूछा था कि क्या केंद्र सरकार बारदाना उपलब्ध कराती है या राशि उपलब्ध कराती है। माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता। तो जो धान खरीदी के समय लगातार ये बात चल रही थी कि हमको केंद्र सरकार द्वारा बारदाना नहीं उपलब्ध कराया गया, ये बात बिल्कुल असत्य था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें और प्रश्न पूछूं। मैं फिलहाल 2 प्रश्न आपसे जानना चाह रहा हूं। आपने इसमें कहा है कि प्रावधानित राशि का बोरा का जो मूल्य है, केंद्र सरकार जब चावल देते हैं तो वो मूल्य की राशि हमको दी जाती है। मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूं कि इस साल आपने कितने रुपए में बोरा लिया और ये प्रावधानित राशि जब केंद्र से आपको चावल के रूप में मिलता है तो बोरे का मूल्य केंद्र सरकार द्वारा कितना दिया जाता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न जो मूल था उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया था। उसमें जब आपने जो आपको दिया था, जवाब ये था कि केंद्र सरकार की प्रचलित नीति के तहत भारत सरकार देश के राज्यों में नए जूट बागवानों की आपूर्ति की मात्रा निर्धारित करती है और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप जूट कमिश्नर कोलकाता के माध्यम से राज्यों को बारदाने की आपूर्ति की जाती है। केंद्र सरकार की इस नीति के कारण नए जूट बारदाने की प्राप्ति हेतु
राज्य सरकारें जूट कमिश्नर कलकत्ता को अपना इंडियन भेजते हैं। मैं ये पूछा हूँ कि इस साल बारदाने आपने कितने में लिया, जो 1,45,000 गठान लिए हैं, और जो चावल का प्रावधानित राशि केंद्र सरकार द्वारा बोरे का भी दी जाती है, तो बोरे का चावल के साथ कितना दर दिया जाता है? जितना में लिए हैं उतना दिया जाता है, उससे कम दिया जाता है कि ज्यादा दिया जाता है? मैं बोरे का वो दर जानना चाह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हम लोग जो बारदाने की इंडियन जो दिए थे 3 लाख की मांग की गई थी और मिला हमको 1,09,000 बारदाने की आपत्ति हुई थी। जब चावल जब जमा होता है उसके बाद जो उसकी बोरे की कीमत भी उससे जोड़कर राज्य सरकार को वो लोग दे देते हैं। मैं दर जानना चाह रहा हूँ, इसलिए अध्यक्ष महोदय कि किसानों के द्वारा 4 करोड़ से ऊपर की आपको बारदानी दी गई है। आप इस पिछले साल 57 में लिए थे, इस साल 54 में शायद लिए हैं, तो किसानों को 15 रुपया दे रहे हैं आप। तो मैं पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जब ये चावल देते हैं तो वहां से आपको बोरे का क्या दर मिलता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बारदाना जो जूट कमीशन से हम लोगों ने जो मांग की थी उसमें जो बारदाने के जो दर था 29,445 रुपया प्रति गठान, और एक आदेश जो जारी किया गया था। पूछ रहा हूं, आपने जवाब दिया है कि प्रावधानित राशि दिए जाने का प्रावधान है जिसमें बारदाना की दर शामिल होती है, तो जब आप चावल देते हैं तो बारदाना का दर प्रति बोरा क्या मिलता है जानना चाह रहा हूं। मैंने बताया ना भाई, ये 29,345 प्रति गठान के रूप में। नहीं, प्रति नग मैं पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। प्रति नग उसमें होता है 58 रुपया 69 पैसे प्रति नग। अध्यक्ष महोदय, इनको 58 रुपया के दर से प्रति नग की दर से इनको भुगतान हो रहा है। अभी आप जब 4 करोड़ बोरा किसानों का खरीदे हैं, उसके इसमें लिए हैं 37 करोड़ इनका बाकी है 15 रुपया के दर में। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या आप वो दर किसानों को देंगे क्या, जो आपको मिलेगा केंद्र सरकार से, और बाजार से वो 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया ब्लैक में लिए हैं, आप 15 रुपया दे रहे हैं, तो क्या उनको वो दर देंगे क्या जिस दर में आपने खरीदा है, क्रय किया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नए बारदाने होते हैं, जितना मांगा गया उतना मिला नहीं, लेकिन हमको जो कि धान खरीदी करनी थी इसलिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी किया। जूट कमीशन से बारदाने जितना मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं, फिर पीडीएस के बारदाने उसमें लिए, कुछ मिलर से बारदाने उसमें लिए, और कुछ एचडीपी के बारदाने लिए, और उसके बाद भी फिर किसानों से बारदाने लिए। जो किसानों से जो बारदाने जो हम लोग लिए वो हम उसका 15 रुपये प्रति बारदाने के नग से उसका भुगतान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कई किसान नया बोरे लिए हैं, बाजार से ब्लैक मार्केट में लिए, आप 15 रुपया निर्धारित उसमें चलिए सिंगल यूज का दूसरा रेट तय कर दीजिए, लेकिन जो नया बारदाने बाजार से लिए हैं ब्लैक में लिए हैं उनको तो कम से कम आप जो दर में ले रहे हैं उस दर में भुगतान करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों से जो बारदाने लेते रहे थे पहले इसकी कीमत 10 रुपये थी, किसानों को 10 रुपया मिलता था। फिर 2017-18 में इसकी कीमत 12 रुपये हुई प्रति बारदाना। फिर 18-19 में एक जो किसानों की जो बारदाना था वो भी 12 रुपये प्रति नग था। 19-20 में ये बारदाने की कीमत 14 रुपये उसको भुगतान किया। अध्यक्ष महोदय, 20-21 में इसकी 15 रुपये भुगतान इसकी की गई। आप गिन लीजिए आप कितने प्रश्न किए हैं जी, आप गिन के बता दीजिएगा कितने प्रश्न किए हैं, और चाहेंगे तो मैं और दूंगा आपको। माननीय धर्मलाल जी। नहीं अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया अध्यक्ष महोदय। आए चाहे ना आए, जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय पूरी जवाब आ गया है। जो बारदाने की जो कीमत मैंने जो बताया कि विभिन्न वर्षों में रहे हैं। माननीय धर्मलाल जी कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी सरकार हाय तौबा मचा रही थी, और असत्य कैसे बोला जाता है सदन से लेकर के आपके सड़क तक। यदि किसी को सीखना है तो इस सरकार से सीखनी चाहिए कि जिस बात को लेकर के प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए ये ढिंढोरा पीट रहे थे, आज मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम इस बात को कबूल किया, और हमने प्रश्न किया है कि बोरे की व्यवस्था कौन करती है, तो उनका ये जवाब आया है कि केंद्र सरकार के द्वारा बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जाता। नहीं, उसके आगे मैं बोल रहा हूं। अरे इस बात को लेकर के पूरा भ्रम फैलाने का काम, बदनाम करने का काम
इस सरकार के मुखिया से लेकर के वहां तक, नहीं ये तो इस सरकार के मुखिया से लेकर के वहां तक भ्रम फैलाने का काम किया गया। प्लीज प्लीज प्लीज। और ये कहा गया कि ये प्रेस वार्ता लेकर के कहा गया, और इस बात का ढिंढोरा पीटते रहे अध्यक्ष महोदय। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम सच्चाई को आपने कबूल किया है और कबूल करके बता दिया कि केंद्र सरकार का काम बोरा उपलब्ध कराने का नहीं है। ये इसी प्रकार के भ्रम फैलाते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि धान खरीदी के लिए इस वर्ष कुल कितने गठान की आवश्यकता थी, आपने कितना ऑर्डर दिया और आपको कितना प्राप्त हुआ? अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी के लिए जो हम लोग का जो लक्ष्य रखा गया था उसमें 3.5 लाख कठानों की जरूरत पड़ी और उसका हम लोगों ने 27/6/2020 को मांग पत्र प्रेषित किया गया और 30/7/2000 को 3 लाख कठाने उपलब्ध कराने की कार्ययोजना स्वीकृत की गई। लेकिन जुलाई के महीने में, जुलाई और अक्टूबर के मध्य में ये 1,45,000 गठाने का आदेश जारी किया गया, यहाँ से निर्देश जारी किया गया और उसके लिए जो पैसा था 422 करोड़ जमा भी कर दिया गया। लेकिन अचानक 9/10/2020 को भारत सरकार ने कटौती करते हुए 1,43,000 कठान देने की स्वीकृति प्रदान की गई और आखिरी में 1,09,000 गठाने उपलब्ध हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आदेश दिया गया है उसकी कॉपी है। मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि आपको जब 4 लाख गठाने की आवश्यकता थी तो आपने आदेश उनको कुल मिलाकर के 1,45,000 गठान का आदेश ही आपने दिया। और 1,45,000 का गठान का आदेश इन्होंने क्यों दिया, वो कितना सप्लाई किए, ये बात की बात है, वो जवाब में आ जाते। लेकिन आपने आदेश ही नहीं दिया और आदेश देने के पहले इस बात की कल्पना कर ले कि गठान हमको नहीं मिल रही है, तो आपके आदेश का कॉपी है कहां? जो आपने आदेश दिया है वो है कि 4.5 लाख गठान की आवश्यकता थी और आपने कुल 1,45,084 गठान की ही आपने आदेश दिया है। इस प्रकार से झूठ बोलने का काम, भ्रम फैलाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपको जो आवश्यकता थी उसके अनुरूप आपने उसका आर्डर क्यों नहीं दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग ने जो आदेश जो दिया था, जितना उन्होंने कमिटमेंट किया था 1,45 हम देंगे और उतने ही का पैसा ने जब जमा कर दिया। लेकिन जब देने की बारी आई तो उन्हें उसका कटौती करके हमको 1,09,000 बोरा। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पैसा जमा तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूं कि आपने कितना पैसा जमा किया। पैसा तो आगे पीछे कर देते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। मूल है आपका ऑर्डर देने का कि किसी भी व्यापारी को आप यदि उनको 100 कुंटल का दिया कि 200 कुंटल का दिया, उसके अनुरूप में वो पहुंचाएगा। पैसा तो आगे पीछे लेन देन होती रहती है, सरकार की बात है। आपने ऑर्डर ही कम दिया है तो उस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जब 4 लाख की जरूरत थी तो आपने ये 1,45,000 गठान की ऑर्डर आपने क्यों दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के जो निर्देश थे उसमें उन्हें खुद कमिटमेंट किया था कि हम 3 लाख गठान देंगे। उसके बाद उनके जो कार्ययोजना बनी। अच्छा, वो आदेश की कॉपी आपके पास है ना? पूरे मेरे पास आदेश की कॉपी है, मेरे पास पूरे आदेश कॉपी है। मैं खुद पढ़ देता हूँ पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मंत्री जी बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने आदेश दिया है तो उसका कॉपी पटल में रख दे। मेरे पास उसके ऊपर मैं सवाल पूछ रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरे कॉपी उसने रखे हुए हैं और कब क्या आदेश दिया गया है। अब सभी राज्यों को उन्होंने जो आदेश दिया था उसमें छत्तीसगढ़ में 3 लाख गठान किया, उन्हें स्वीकार किया था कि हम देंगे। लेकिन जब देने की बारी आई तो अचानक उन्हें कट कर दिया, उसको उतना नहीं दिया। आपने ऑर्डर ही नहीं दिया साहब, अरे ऑर्डर ही नहीं दिया है, आप इसमें जवाब में दिए होते। ये मेरे पास उसका कारादेश है इसका। अब मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो है, मेरे पास नहीं है। उत्तर आपके पास है, उत्तर आपको देना है। मेरे पास
माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी हर साल होती है और हर साल भारत सरकार के जो कमिश्नर है उसके साथ मीटिंग होती है और वो कार्य योजना बनाते हैं किस किस राज्य को कितना कितना किस किस महीने में बारदाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसके हिसाब से वो फिर ऑर्डर देते हैं सब फैक्ट्रियों को। इस साल कोरोना था अध्यक्ष महोदय, सारे कोरोना के कारण से, लॉकडाउन के कारण सारी फैक्ट्रियां बंद थी, जूट फैक्ट्रियां भी बंद रही है। इस कारण से ये स्थिति निर्मित हुई और भारत सरकार के साथ जितने जूट कमिश्नर के साथ सभी राज्य जहां धान उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश, सभी राज्यों में आपके तो अलग अलग महीने में अलग अलग आवश्यकता पड़ती है अध्यक्ष महोदय। वहां जल्दी धान आ जाता है पंजाब हरियाणा में, हमारे यहाँ बाद में धान आता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने सप्लाई की बात कही और उन्होंने कहा कि हमारे पास चूंकि जूट मिल बंद है और इस कारण से ये उपलब्धता कमी आएगी, तो हम लोगों ने जो डिमांड दिया 3-3.5 लाख गठान की डिमांड की थी, उन्होंने कहा हम नहीं दे पाएंगे। सहमति बनी 1,45,000 की। तो जब सहमति बन गई 1,45,000 की तो ठीक है, फिर हमने फिर यहाँ जो व्यवस्था करनी थी राइस मिलर को बोले, फिर हम पीडीएस में जो धान है जो हमारे पास बारदाना है उसका उपयोग हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर जब कम पड़ी तो फिर किसानों से बात आई। सवाल इस बात का है कि जब 1 लाख हम मांगा 3 लाख, सहमति बनी 1,45,000, जब सहमति बन गई 1,45,000 तो ऑर्डर ही 1,45,000 का दोगे, लेकिन पूरा धान खरीदी बीत गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज तक 1,45,000 गठान हमको नहीं मिला। 1 लाख ना हो जाए गठान ही मिला, लेकिन फिर भी किसानों के सहयोग से, राइस मिलरों के सहयोग से और पीडीएस जो दुकानें चला रहे हैं उनके सब सहयोग से लेके धान खरीदी, सर रिकॉर्ड धान खरीदी, 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए हैं अध्यक्ष महोदय। तो आप आधे कहते केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, तो राज्यों को जो डिमांड है भारत सरकार ही तय करती है, उसके जूट कमिश्नर है वो सब व्यवस्था देखता है कि किस राज्य को कितना देना है। मैं समझता हूं ये जो बोरा पीपी बोरा का जो निर्णय ऑर्डर दिया, प्लास्टिक बोरे का ऑर्डर आपने जो दिया है और देने के बाद में आपके 3 जिले में आज तक आपका प्लास्टिक बोरा नहीं पहुंचा। आपने जो ऑर्डर दिया था 70,000 का, आपको मिला 37,512। तो ये आप बता सकते हैं कि आप दुर्ग है, कोरबा है, मुंगेली है, ये जिला को पीपी बोरा एक भी नहीं पहुंचने का क्या कारण है और उसके खिलाफ में क्या कार्रवाई की गई है जो एग्रीमेंट के बाद में? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों ने पीपी जो बोरा खरीदी तो बगल के जो जिले हैं वहां पर उसका आदेश दिया गया था और वहीं से उसकी व्यवस्था की गई। किन्हीं जिलों में जहां नहीं पहुंच पाया वो बगल के जिले से उसकी व्यवस्था माननीय अध्यक्ष महोदय की गई और जो लोग सप्लाई नहीं कर पाए उनको उसका 10% उसमें कटौती की जाएगी उसमें उसके राशि का। और आपूर्तिकर्ता एचपीडी बारदाने की विलंब से आपूर्ति करने के संबंध में 0.5% प्रति सप्ताह कटौती करने के निर्देश भी दिया गया था और विलंब से आपूर्ति करने के लिए भुगतान में हम 10% की राशि का वर्तमान में उसको रोकी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बोरा सरकार के द्वारा ली गई और इसके बाद में किसानों से कहा गया कि हमारे पास बोरा नहीं है, आप अपना बोरा व्यवस्था करके लेकर के आइए। किसानों ने बाजार से बोरा क्रय किया और बोरा क्रय करने के बाद में उन्हें धान बेचा गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहता हूं कि जिस रेट में आपने बोरा की खरीदी किया है और आपने भुगतान 15 रुपया किया है, 60 रुपए 70 रुपए में बोरा खरीद करके किसान लाए हैं, 55 रुपए में खुद खरीदे हैं, 55 रुपए 60 रुपए में, तो मंत्री जी जो बोरा वो खरीद करके लाए हैं, आपका जो सरकारी रेट है उसके दर के अनुसार से आप किसानों को भुगतान करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम 15 रुपया प्रति बोरे के हिसाब से किसान से जो लिए हैं उसका भुगतान हम करेंगे उसके। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घोर आपत्तिजनक विषय है, किसानों का शोषण है। जब आप सरकार में खरीद रहे हैं बोरा को, शासकीय एजेंसी से खरीद रहे हैं,
वो तो दुकान में जाकर कहीं कहीं से ज्यादा रेट में लेकर के आए हैं और उसके बाद में उनके बोरा को उस रेट में नहीं खरीदा जाना, उनका भुगतान नहीं करना, ये सरासर अन्याय है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिस रेट में हो रहा है आप यहाँ पर घोषणा करें और मैं आपसे आग्रह भी करना चाहता हूँ कि आप किसान का शोषण बंद करें और उस रेट में आप घोषणा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शोषण नहीं है। पहले भी खरीदी होती रही। मैंने कहा कि 17-18 में इसकी कीमत क्या था, 12 रुपया, उसके अनुसार से उसे भुगतान किया गया। उसके बाद 19-20 में 14 रुपए इसकी कीमत था, उसका भुगतान किया गया। मानिए अब भुगतान कब करने थे? पहले जब पूरे खरीदी कर लेने के बाद, जब पूरी उसकी जांच हो जाए, उसके बाद पूरे मिलान होने के बाद इसकी करते थे। अभी हम लोगों ने तय किया है कि बोरे का भुगतान किसानों को हम तत्काल करेंगे। और सुन लीजिए, शिवरतन शर्मा जी कुछ पूरा प्रश्न कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 58 रुपए के हिसाब से हमने प्रति नग बारदाना खरीदा है और किसान को आप बारदाने का भुगतान कर रहे हैं 15 रुपए के भाव से। हमारे यहाँ परंपरा यह है कि कस्टम मिलर्स जब धान उठा के लेके आता है और वो जो बारदाना खाली होता है उसी बारदाने में वो चावल जमा करता है, तो 58 रुपए में बारदाना खरीदने के पश्चात किसान को 15 रुपए बारदाने का पेमेंट करने के लिए आपने आधार तय किया। क्या तय किया? ये 15 रुपए किस आधार पे आपने तय किया कि हम किसान को 15 रुपए पेमेंट करेंगे? ये आधार बता दीजिए तय करने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो भारत सरकार किसानों का जो भुगतान, जो बोरे का भुगतान नहीं करता, ये तो राज्य सरकार करती है इसको ना। और जो बोरे का जो आपका जूट जो बोरा है वो तो नया बोरा है। ये किसानों से जो लिया गया है ये पुराना बोरा है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये व्यवस्था के तहत इनको लिया गया था और जितना उसका हम लोग पहले देते रहे उतना ही हम इसमें भुगतान। मैंने आधार पूछा है माननीय अध्यक्ष जी। अभी अध्यक्ष जी, आपसे मेरा निवेदन है, मैंने बहुत पॉइंटेड प्रश्न किया, आपने मूल्य निर्धारित करने का आधार कहते हैं केंद्र सरकार से बात कर लिया करो। आप आधार आप लोग कभी चिट्ठी ना लिखते हो ना किसानों के बारे में कुछ बोलते हो, आप खाली राजनीति करने के लिए किसान प्रेम घड़ियाली आंसू बहाते हो आप लोग। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बोरा खरीदने की जूट कमिश्नर या केंद्र सरकार से आपकी बाध्यता है क्या? और अगर बाध्यता नहीं है तो जूट कमिश्नर ने कहा कि हम इतने बारदाने उपलब्ध करवाएंगे, तो बाकी बारदाने के लिए आपने प्राइवेट मिलों से खरीदने के लिए कब ऑर्डर दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व के वर्षों में भी भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के आधार पर जूट कमीशन से ही खरीदी जाती रही माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें कोई, और चूंकि सभी राज्य अपने अध्यक्ष महोदय, सभी राज्य अपने अपने कार्ययोजना जो बनाते हैं उसी के तहत जूट कमीशन से खरीदी की जाती है। नहीं, उनका स्पष्ट प्रश्न ये था कि क्या राज्य सरकार जूट कमिश्नर से खरीदने के लिए बाध्य है? आप प्राइवेट को कांटेक्ट नहीं किए, इसका जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि पूर्व के वर्षों से ही आप जूट कमीशन के माध्यम से ही बोरे की खरीदी होती रही है। वो चाहे 2017-18 के ले लें, 17 का ले लें, हमेशा पहले से ही एक खरीदी रही। और चूंकि सब राज्यों को ये कितना बोरा खरीदा जाना है वो कार्यादेश जारी करते हैं, उसी के तहत हर राज्य को आवंटन होता है। उसी के अनुरूप वो चंद्राकर जी का भी सुन लीजिए। नहीं आ रहा है, उधर जाने दीजिए। नहीं, बार बार सरकार इस बात को कहती है कि केंद्र सरकार ने सप्लाई नहीं किया। केंद्र सरकार तो इसमें कहीं इन्वॉल्व है ही नहीं, जूट कमिश्नर है और जूट कमिश्नर से खरीदने की कोई बाध्यता नहीं है। ये चाहे तो टेंडर करके बाजार से भी खरीद सकते हैं और हमारी सरकार ने भी खरीदा है, पर सरकार इसका जवाब उसको क्यों घुमाती है? उसको स्पष्ट जवाब। माननीय चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष, मैंने पहले बताया कि पूर्व की भांति आपके समय भी खरीदी जाती रही। चलिए चंद्राकर जी। जूट कमिश्नर मतलब केंद्र सरकार। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि जो प्रश्न पूछते हैं उसका पॉइंटेड उत्तर आ जाए, इधर उधर घुमाने के बजाय। आपने आज के ही प्रश्न में स्वीकार किया है, आप देख लेंगे प्रश्नोत्तरी को, आपने खुले बाजार से जेम पोर्टल से कितना गठान या कितना बोरा किस दर से खरीदा, किस दर से खरीदा, कितना किस दर से जेम पोर्टल से खरीदा और उसके लिए भारत सरकार के क्या निर्देश थे? माननीय अध्यक्ष महोदय,
HPD बारदाने की जो खरीदी की 70,000 का हम लोग ने करार जारी किया था और उसमें 37,512 गठान। प्रति बोरा कितने नग से खरीदा कहा? और उसमें भारत सरकार के जो निर्देश है उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जेम पोर्टल जेएम से ही उसकी खरीदी की जाए। प्रति बोरा कितने भाव से खरीदा है? एकदम छोटा सा प्रश्न। प्रति बोरा 20 रुपया 50 पैसे से लेके 21 रुपया 75 पैसे प्रति बोरा के हिसाब से। कुलदीप जुनेजा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने 2 प्राथमिक शाला तथा 1 हायर सेकेंडरी शाला में बाउंड्री वाल न होने की जानकारी दी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री से मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र की इन शालाओं में बाउंड्री निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति अभी करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के क्षेत्र में जो लघु निर्माण की जो काम था अहाता का, ये धरसीमा हायर सेकेंडरी स्कूल बैगन रिपेयर वर्कशॉप जो किया गया था और अभी ग्राम्य और शांति नगर में ही जो किया गया है। जो 3 आपके स्कूल अभी बाकी हैं उसका भी प्रस्ताव जैसे मिलेगा। कुलदीप जी तो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, कर दीजिए ना। नहीं, मैं आता की बात है तो आता वाला दूसरा आता नहीं बोल रहा, बाउंड्री वाल बोल रहा हूँ। आता कौन सा बोलते हैं? नहीं, बाउंड्री वाल जो स्कूल जो बाउंड्री वाल, मैं तो बाउंड्री वाल की बात कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपके चुना भट्टी में और काली माता वार्ड के जो स्कूल हैं उसमें और WRS हायर सेकेंडरी में यहाँ पर इसकी जो कमी है, मैं समय आने पर इसको नहीं, आप सही बोलिए ना मंत्री जी। एक मिनट मंत्री जी, सही शब्द बोलिए ना जी। आने वाले समय में जल्दी बना दिया जाएगा। जल्दी जी, बोलिए। प्राथमिक शाला में आता का जो बात है जल्दी कर देंगे। जल्दी कर देंगे। चलिए आशीष कुमार छाबड़ा। माननीय मंत्री जी, मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था। उत्तर से संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, मैं नहीं संतुष्ट नहीं, पूछिए। जो कार्रवाई की गई उससे संतुष्ट नहीं हूँ। माननीय मंत्री जी, मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ, बेमेतरा जिला बनने के बाद जो वहां के अवैध कॉलोनी का काम करते हैं, जमीन के जो दलाल है, पिछली सरकार में उनका हौसला काफी बुलंद था। पिछली सरकार के संरक्षण में उन्हीं के लोगों ने हमारे गरीब किसानों को ठगने का काम किया। बेमेतरा जिला बना, आसपास गांव के किसान ये सोच के वहां आए कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई उस बेमेतरा में रह के करवाएंगे। इतना लंबा मत करो, प्रश्न मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि उनके ही जिले का मामला है। उत्तरदाता को कोरोना आ चुका है, प्रश्नकर्ता अगर ज्यादा देर तक उनसे चिपका रहेगा तो वहां भी कोरोना खतरा है। छोटी सी अध्यक्ष जी, आप कोरोना की चिंता कर रहे हैं। अभी आते ही कुलदीप हम लोगों के यहाँ प्रस्ताव रखा था कि एक मंत्री जो ठीक मेरे पड़ोस में बैठते हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, दूसरा मंत्री ठीक मेरे बाजू में बैठते हैं पीछे वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, और आज दोनों को उत्तर देने की जवाबदारी मेरे को है। तो प्रस्ताव रखे थे बगैर मंत्री के विधानसभा चल सकता है क्या? तो वो बोल रहे थे कि हम लोगों को सदन में उपस्थित नहीं होना है करके। माननीय अध्यक्ष जी, 2 मंत्री आ गए हैं, 2 विधायक आ गए हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द। अभी संसदीय सचिव का नंबर बचा है, अभी संसदीय सचिव भी बचे हैं, सभी लोग डरे हुए हैं, सबके मन में भय है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सदन की आज पहली बार मैंने देखा मुख्यमंत्री मास्क लगा के प्रवेश किए हैं काफी देर तक। आप देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री भी मास्क लगा के आए हैं, सबके मन में भय है। चलिए आप उसका उत्तर संतुष्ट। माननीय मंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चलिए जल्दी। जो अवैध कॉलोनी काटे हैं उनको मूलभूत सुविधाएं, जो लोग प्लाट खरीदे उनको मिल नहीं पा रही है। नगर पालिका ये बोलती है कि वो अवैध कॉलोनियां हम वहां सुविधा देंगे नहीं। कोलोनाइज जो अवैध कॉलोनी, जो अवैध प्लाटिंग किए हैं, जो जमीन के कारोबार है, उन्होंने सुविधा दी नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ से जांच की टीम जाए और जो अवैध कॉलोनी काटे हैं उनको निर्देश दिया जाए कि वहां कम से कम मूलभूत सुविधा दे, लोगों को मोहल्ले तक पहुंचने के लिए, घरों तक पहुंचने के लिए पक्की रोड रहे, नाली रहे, बिजली की व्यवस्था करे, और ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें आप। अध्यक्ष जी, एक ही प्रश्न में 2 बातें आपने कह दी। एक तो आप अवैध है और उसके खिलाफ कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं,
और दूसरी बात, उनको सुविधा मुहैया कराने की भी बात कर रहे हैं। एक बात करिए ना, फिर उस संबंध में निर्देश जारी हो जाएगा। माननीय मंत्री जी, मैं चाहता हूँ आपके जो प्रश्न है उसमें पूरी सूची दी हुई है कितनी कॉलोनियां हैं करके, और इसको सुविधा देने का भी काम, वैध अवैध का भी काम तो अर्बन बॉडी का काम है। लेकिन आप दो बातें एक साथ कर रहे हैं कि उसमें सुविधाएं दिया जाए या उसको अवैध घोषित करके उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई भी और सुविधा भी मिले। लोगों का दोष नहीं है, लोग तो ठगे गए बेचारे, उनको अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आप चाहते क्या है? मैं कार्रवाई चाहता हूँ, यहाँ से अधिकारी जाए, लोकल स्तर से ना हो के यहाँ के अधिकारी जाके जांच करे, उनको सुविधाएं मिले, और जो प्लाट काटे अगर सुविधा नहीं दे पा रहे हैं जो जमीन दलाल, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनसे वसूली की जाए। अध्यक्ष जी, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब वो अर्बन बॉडी जो जा करके देखता है उसके क्षेत्र का मामला है, क्या क्या सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो नागरिक सुविधाएं, उसको कैसे मुहैया कराया जाए, नंबर एक। और दूसरा, अवैध है तो उसमें कार्रवाई भी होना चाहिए। तो आप चाहते हैं तो मैं या तो अर्बन बॉडीज को निर्देश दे दूंगा, आप रहें, ये जो उत्तर मिला है जितनी कॉलोनियां को वैध अवैध माना गया है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, और आवश्यक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको कैसे व्यवस्थित करना है नगरीय प्रशासन के साथ आप बैठ जाइए। वो तो हमारा दायित्व है, सरकार का ड्यूटी है, ये उसको करेंगे। जिस स्तर के भी अधिकारी कहेंगे आप उसको भेज देंगे हम। धन्यवाद। किस्मत लाल नंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री से ये पूछा है कि महासमुंद जिले में 2017 से लेकर के 4 फरवरी 2021 तक नामांतरण एवं त्रुटि सुधार के कितने प्रकरण लंबित आवेदन प्राप्त हुए और कितने प्रकरण लंबित हैं। माननीय राजस्व मंत्री का उसमें जवाब आया है कि नामांतरण के 2462 प्रकरण और त्रुटि सुधार के 707 प्रकरण लंबित हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए समय सीमा तय करेंगे कि तहसीलदार कितने दिनों के अंदर ये नामांतरण की और त्रुटि सुधार कार्रवाई पूर्ण करे, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग ये लाखों की संख्या में ये मामला लंबित हो सकता है और ये किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। किसान तहसीलदार का चक्कर काटते रहता है और नामांतरण और त्रुटि सुधार बिल्कुल नहीं हो पाता। ठीक है, थैंक यू। मंत्री जी बता दीजिए। ये पूरा जिले का मामला है, काफी वेग मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि नामांतरण के 2462 और त्रुटि सुधार के 707 प्रकरण लंबित है, सरकार की ओर से लोक सेवा गारंटी का अधिनियम बना हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें समय सीमा तय है। नामांतरण अविवादित अगर है तो 3 महीने में निपटाना है, सीमांकन को 3 महीने में निपटाना है। इस प्रकार से लोक सेवा गारंटी में अगर कहीं विवाद या कोई डिस्प्यूट या किसी का एप्लीकेशन लगता है तो ये विलंब होना स्वाभाविक है। उसके बावजूद भी न केवल महासमुंद जिले में राजस्व विभाग ने पूरे प्रदेश में आदेश किया हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, अभियान चला करके ये नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे जो मामले हैं किसानों के, उसको जल्दी निपटारा करना चाहिए। चूंकि माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, स्पेसिफिक उनके जिले में ये आदेश जारी कर दिया जाए। थैंक यू। लालजीत सिंह राठिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि रायगढ़ जिले में भूया सॉफ्टवेयर में कितने किसानों के जमीन दर्ज है और किसानों की संख्या क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि 9653 किसानों का जो है सॉफ्टवेयर, भूया सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके कारण जो है किसानों को सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं होने के कारण उनको अपनी जमीन का पता नहीं चल पा रहा है महोदय, जिसके कारण पटवारी भी जो है सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं निकाल पा रहे हैं, न किसान को अपनी जानकारी नहीं मिल पा रही। तो क्या इस तरह के प्रकरण जो हैं उसको जल्दी निराकरण कर लिया जाएगा क्या? धन्यवाद। अध्यक्ष जी, ये भी पूरे रायगढ़ जिला का प्रश्न था और इसमें 9653 किसानों के जिस प्रकार से आपने कहा, अब इस संदर्भ में तो ठीक पंजीयन के पूर्व भी सरकार ने निर्देश दिए थे कि भूया को जोड़ करके ही पंजीयन कराना है और उसमें जो भूया के सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन व्यवस्था करने के अभियान चला करके सरकार ने निर्देश दिए थे। उसके बावजूद भी माननीय सदस्य वो लगभग जो बकाया है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं,
जिला प्रशासन को इसमें निर्देश जारी करेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं ये जो प्रकरण है वो उसी दिवस के पहले के हैं, इसमें और कुछ सुधार हो गया है, उसके बावजूद भी लंबित है तो उसको हम निराकृत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आज जो जवाब दे रहे हैं कृषि मंत्री जी भी हैं, राजस्व मंत्री जी भी हैं। आज जो है दोनों का संयोग मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी धान खरीदी के समय जब गिरदावरी हुआ तो उसमें जो है किसानों का रिकॉर्ड सही ढंग से नहीं होने के कारण कई बार मुख्यमंत्री जी को निर्देश देना पड़ा कि जो किसान का उसमें जो है पंजीयन में छूट गया है रकबा, उसको जो है जोड़ा जाए। उसी प्रकार मैं इस प्रश्न से हट के इसी विभाग से संबंधित मैं बताना चाहूँगा कि किसान लोग जब पंजीयन कराते हैं उसमें, और किसानों का अभी मुआवजा, रेलवे का मुआवजा, आपका किसी भूमि अधिग्रहण का मुआवजा जब होता है तो उसमें किसानों का, जब किसान अपना डबल फसल कर लिया, सिंचाई का साधन कर लिया है, उसका जो है रिकॉर्ड दर्ज नहीं होने के कारण उसको केसीसी में और मुआवजे में नुकसान होता है। क्या इस तरह से अलग से कैंप लगा के इसको करने का प्रयास करेंगे क्या? अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिंता स्वाभाविक है और राजस्व विभाग में आवश्यक भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए समय समय पर निर्देश जारी होते हैं। और जैसा आपने कहा कि भूया में अगर वो दर्ज हो गया सॉफ्टवेयर में तो किसानों को कोई तकलीफ होती नहीं। इसके लिए सरकार के आदेश लगातार जारी हैं। गिरदावरी के बाद भी और पंजीयन के पूर्व भी हम लोगों ने ऐसे निर्देश जारी किए थे। उसके बावजूद भी संख्या को देखते हुए जैसा आदरणीय सदस्य चाहते हैं, मैं निश्चित रूप से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम निर्देश जारी करेंगे और केवल आपके जिले में नहीं, किसानों की इन समस्याओं के निदान के लिए भूया सॉफ्टवेयर में किन लोगों की और तकलीफें हैं, छूट गया है, उसके लिए मुख्य सचिव जी से कहेंगे, सारे कलेक्टरों को निर्देश देंगे, इसको कैंप लगा करके इसको कर दिया जाए। प्रश्न क्रमांक 9 धर्मलाल जी कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विकास की इबारत लिखी जा रही है। मेरा प्रश्न महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के प्रति कितनी सरकार की गंभीरता है, और इसलिए मैंने प्रश्न किया था कि आप 1 जनवरी 2019 से अभी 4 फरवरी तक कितने स्कूल आप खोले गए, कितने उन्नयन हुआ, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, तो मंत्री जी का जवाब आया है कि कुल मिलाकर के 19, 20, 21 अभी तक की जो स्थिति बताए हैं फरवरी तक के, उसमें कुल मिलाकर के 40 स्कूल खोलने का और उन्नयन का मंत्री जी ने जवाब दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि बाटे रेवड़ी तो चीन चीन के दे। मैं उसमें देख रहा था कि कितना दिया हुआ है करके, तो मंत्री जी आपने एक अकलतरा में दिया है और एक धमतरी में दिया है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। और दूसरा मैं सोचा कि अभी आप 20-21 में कुछ करेंगे, तो 20-21 का निरंक आया है, मतलब आपने कुछ नहीं किया, कहीं भी कुछ नहीं किया। तो मैं सोचा कि शायद सप्लीमेंट्री आपके पास में उसका कोई जवाब आया होगा कि आप कुछ किए हैं, तो इसमें निरंक लिखा हुआ है, तो ये सही है ना? तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सप्लीमेंट्री पिजन होल में देखे नहीं आप? मंत्री जी बताइए जल्दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019-20 में जैसा उसमें प्रश्न के उत्तर में आया है कि हमने हाई स्कूल खोला, हायर सेकेंडरी स्कूल खोला। 2020-21 में बजट की कॉपी में तो उसमें उल्लेखित है, लेकिन कोरोना काल था माननीय अध्यक्ष महोदय, और उस समय हम लोगों ने कई काम उसमें वैसे एक अच्छा है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सरकार के पास में सारी समस्याओं का एक निदान है, वो सारी समस्याओं का एक निदान है कोरोना। कि साहब कोरोना है, हम क्या करें, कोरोना है, हम क्या करें। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, लेकिन माननीय नेताजी, अच्छा है कि नहीं कोरोना, पहले बताइए ना।
कोरोना काल है कि नहीं? नहीं, सारे सरकार के समस्या का एक हल है कोरोना। पर माननीय नेता जी, अभी तो कुछ नहीं करना है, 2 मंत्री पॉजिटिव आ गए हैं, 2 विधायक पॉजिटिव आ गए। माननीय चिंता का विषय है, सदन को करना चाहिए चिंता इस बारे में। कोरोना देवी के ऊपर व्यंग और हास्य मत करिए। जो लोग व्यंग किए ना, सबको कोरोना होते जा रहा है। इनको हो चुका है, इनको हो चुका है, इसलिए खतरा नहीं है। उधर से शुरू हो गया है कोरोना पूरा देश का प्रधानमंत्री सांसद नीति का कर दिया है। और अध्यक्ष जी बोले कि अभी सचिव का भारी है, विधायक हो गया, मंत्री को दाढ़ी भी नहीं बढ़ा रहा है, काट रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, कल वैसे लखमा जी भी साथ में उनके साथ स्कूल उन्नयन या नया खोलने के विषय में और अतिरिक्त कमरा बनाने के विषय में प्रश्नकर्ता के द्वारा आपको कोई पत्र लिखा गया था, हाँ कि नहीं? और यदि लिखा गया था तो कितने पत्र लिखा गया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई? मैं इस मामले में व्यवस्था दूं? इतने बोलते नहीं, मैं व्यवस्था दूं क्या इस मामले? आज मंत्री जी आपके कक्ष में आएंगे चाय पीने के लिए, आप अपने सुझाव उनको बता दीजिएगा। सुझाव सिर्फ एक मिनट नेताजी, सवाल इनका विधानसभा का जरूर है, नेता प्रतिपक्ष है ये नहीं सर, वो सब ठीक है, ये मसला पूरे सभी विधायकों सभी का, इसलिए तो बोल रहा हूँ, अपने सुझाव बता दें। नहीं सर, अगर वो वहाँ जाएंगे चाय पीने तो उन्हीं की बात सुनेंगे ना, इसलिए आपसे अनुमति हम चाहते हैं। अरे धनेन्द्र कुमार जी का क्वेश्चन है, आ जाएगा, इसलिए आप मंत्री जी को ये तो बोल दीजिए कि कम से कम हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के उन्नयन में हम लोगों का भी थोड़ा ख्याल रख लीजिए। सबका ख्याल रखिए। आप तो कई साल से किए ही नहीं हो, जो किए हो अपने हिसाब से किए हो, तो थोड़ा सा सब लोगों का ख्याल रखिए। धनेन्द्र साहू जी, इसके बाद 1 मिनट मैं लूंगा, अगर आप लोग बुरा न लगे, प्रश्नकाल है। एक माननीय सदस्य का ये परिशिष्ट है जो यहाँ उपस्थित भी नहीं है। क्या आप लोग चाहते हैं कि एक प्रश्न का परिशिष्ट इतना बड़ा हो? क्या समय काल की कोई चिंता आप लोगों को करनी चाहिए? मैं आज से माननीय सचिव को व्यवस्था देता हूं, आदेश देता हूं कि ऐसे प्रश्न को स्वीकृत न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदस्य यहाँ पर प्रश्न करते हैं। नहीं, प्रश्न आ गया है, मैं उसके बाद भी मैं तो माननीय अध्यक्ष से की बात कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में बात, ये देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उनको करने दीजिए, फिर सुन लो। धनेन्द्र भैया प्रश्न चालू हो गए, उससे ज्यादा लेकर के आगे अध्यक्ष महोदय। नेताजी, माननीय मंत्री जी ने 4 मंडल पटल पर रखे गए थे, अवगत कराइए। बता रहा था अभी मैं। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में दिया है कि 2019-20 से लेकर उत्पन्न किया जा सकता है। अभी तक बाढ़ राहत आपदा में सिर्फ 2 जिले को छोड़कर, वो भी निर्माण होता है, अपना गांव और बस्तर को छोड़कर शेष प्रदेश किसी जिले में भी ये विगत 3 वर्षों में कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहूंगा कि किन कारणों से आवंटन जो है बाढ़ राहत आपदा प्रबंधन में नहीं दिया जा रहा है, किन कारणों से, कृपया। अध्यक्ष जी, अब जिलों का उत्तर तो माननीय धनेन्द्र भी आपके सामने है, लेकिन राशि का अभाव नहीं है। प्रथम अनुपूरक में 480 करोड़, तृतीय अनुपूरक में 100 करोड़ की व्यवस्था है, नंबर 1। दूसरा 19-20 में 292 करोड़ और 20-21 में 321 करोड़ रुपया। लेकिन कोविड-19 के चलते कुछ राशि उसमें भी खर्च किया गया, ओला प्रभावित मुआवजा में भी खर्च किया गया। मरम्मत हेतु अभी राशि उन जिलों में नहीं दिया गया। उत्तर ये था, राशि नहीं है या जिलों को छोड़ दिया गया, उत्तर ये नहीं है धनेन्द्र भैया। कुल मिला के ये है कि ये जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है इसके कारण है, लेकिन राशि का अभाव नहीं है। जैसे हम लोग इससे मुक्ति पाएंगे, ये सारी राशि जिस प्रकार से आप लोगों का प्रस्ताव होगा खर्च किया जाएगा। आप संतुष्ट हैं? छन्नी